गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको नीति आयोग की सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आपको मेनली उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली इस उसमें आपको मेनली मैं बताऊंगा कि जो ऊर्जा जो है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्री। इसके पर बता दूं कि ये जो सीरीज है ये नीति आयोग की तरफ वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है सभी सेक्टर में, उसी का एक पार्ट है। तो उसके तहत लगभग जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, उद्योग हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सबको कवर किया गया है। और ये जो फैक्ट है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसका इसका पहला पार्ट में डाला हुआ है और इसका ये दूसरा पार्ट है। इस तरह से जितने भी चैप्टर हैं उसके पार्ट वाइज में वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है, अभी नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, नीति आयोग ने गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। तो पहला इसमें है कि विनिर्माण क्षेत्र के वर्तमान विकास दर को 2022 तक दुगना करना। 22 तक टारगेट रखा गया था दुगना करने का, और 22 से निकल चुका है। अब जब ये अंतिम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि कितना हुआ है। इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए योजनागत तरीके से उन्नत एवं नवीनतम तकनीकों को अपनाना। औद्योगिक क्रांति 4.0 में मेनली आपको साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो इन क्षेत्र में जो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको किस तरह से हमारे इंडस्ट्री उसको अपना रही है, इन चीज़ पर फोकस करने की बात की जा रही है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे उद्योगों की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये फैक्ट आप देख लीजिए कि भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा विनिर्माणकर्ता देश है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। उदाहरण के लिए 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाने के लिए लक्षित मेक इन इंडिया एक्शन प्लान, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, इसके बाद नए उद्यमियों को तक ऋण पहुँचाने के लिए मुद्रा, स्टैंडअप, इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र ऋण की आसानी से उपलब्धता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बड़े स्तर पर पुनर्पूंजीकरण, यानी कि जो बैंक जो एनपीए में चले गए हैं उनको उनको पुनः पूंजी दिया जा रहा है ताकि वे जो एमएसएमई है उनको ऋण प्रदान कर सके। इन सब के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीम चलाई गई है जिसका नाम भी सुने होंगे आप, जैसे मुद्रा स्कीम हो गया, इसके बाद स्टैंडअप योजना हो गया, स्टार्टअप हो गया। तो ये सारी चीज़ों को सरकार द्वारा पहल किया जा रहा है, किस लिए, ताकि 2020 तक हमारा जो जीडीपी है उसमें जो इन विनिर्माण क्षेत्र है उसका 25% तक योगदान को बढ़ाया जा सके। ये वर्तमान में सरकार प्रयास कर रही है, अभी 25% हुआ नहीं है। ठीक है, अभी कितना हम आगे देख लेंगे। इसके बाद जो तीसरा जो है वहाँ पे यह है कि विश्व बैंक द्वारा 2018 के व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान 190 देशों में 100वां था। ये पुराना रिपोर्ट है कि भारत इसमें और रैंकिंग उछाल भी किया है, इसमें शायद 68 रैंक तक पहुँचा हुआ है, और 2014 से तुलना करेंगे तो 34 रैंक का उछाल हुआ। हालांकि अब ये रिपोर्ट जारी होना बंद हो गया है, फिर भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए। इसके बाद हालांकि भारत अभी भी चीन द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का केवल 25% ही प्राप्त करता है तथा अमेरिका द्वारा प्राप्त निवेश का केवल 10% ही प्राप्त करता है। यानी कि जितना मान लीजिए चाइना 100 बिलियन अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करता है तो इंडिया उसकी तुलना में 25 बिलियन ही करता है। ठीक है, मतलब 25% करता है। और अमेरिका जितना निवेश प्राप्त करता है उसका मात्र 10%, यानी अगर अमेरिका 100 करता है तो इंडिया उसका 10 करता है। तो ये पीछे ज़रूर है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि चाइना का जो जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी से लगभग 6 गुना बड़ा है। ठीक है, और अमेरिका का जो जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी से लगभग आप मान सकते हैं 8 गुना बड़ा है। तो उस जीडीपी के हिसाब से देखा जाएगा तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। कारण आप समझ सकते हैं, इंडिया की जीडीपी अभी वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी बता रहा हूँ मैं 3.5 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन प्लस है और अमेरिका की जीडीपी 25 ट्रिलियन है। तो उसकी तुलना में देखा जाए तो ठीक है, कुल मिला के देखा जाए तो। इसके बाद अब हम ये तो हो गया कि वर्तमान स्थिति क्या है, अब बाधा देख लेते हैं, बाधा क्या क्या है। तो सबसे बड़ी जो बाधा है वो है कि जिस तरह से हम लोग औद्योगिक क्रांति 4.0 की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये वही बता रहा है कि नवीन तकनीक जिसे सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 का नाम दिया जा रहा है को बड़े विनिर्माण स्तर की तुलना में सूक्ष्म उद्योग में अपनाया जाना बड़ी चुनौती है। देखिए, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो स्पेशली जो यूनिकॉर्न कंपनी हो गई, या मान सकते हैं कि नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी जो है, वहाँ पर तो
हम मान सकते हैं कि इन सब चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि उनके पास पूंजी होता है। लेकिन जो छोटे उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है स्पेशली, जिनकी पूंजी काफ़ी कम है, वहाँ पर ना तो ये लाभदायक है और ना ही उनके पास इतना पूंजी है कि उसको वो लागू कर सके। तो ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारा जो ये उद्योग सेक्टर है, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वहाँ पर इन चीज़ों को लागू नहीं किया जाएगा तो कभी भी हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है वो बहुत आगे नहीं जा सकता है। चाइना का एग्जाम्पल देख ले, चाइना में क्या है कि छोटे छोटे उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था सरकार के द्वारा। स्पेशली जो भी नया टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ छोटे स्तर पर किया जाता है। यही कारण है कि जो चाइना का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो। और आपको पता होगा कि जो विनिर्माण क्षेत्र है वहाँ पर सबसे तो संभावना है रोजगार की। हमारा जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन रोजगार की संभावना वहाँ उतनी नहीं है जितना कि विनिर्माण क्षेत्र में है। सरकार इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रयास कर रही है ताकि विनिर्माण क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये बाधा अभी भी मौजूद है कि औद्योगिक क्रांति 4.0 को छोटे उद्योग में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो दूसरा चुनौती है, निर्यात एवं घरेलू मांग का अपर्याप्त होना। आपको पता होगा कि जो लोकल डिमांड है वो भी उतनी नहीं है। लोकल डिमांड इन द सेंस में ये करो, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख रहे हो कि देशी स्तर पर उतना डिमांड नहीं हो पा रहा है। जो बड़े बड़े कंपनी है वो राष्ट्रीय कंपनी, उनका ज़्यादा दबदबा है हर क्षेत्र में। देख लीजिए आप, चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो या फिर मोबाइल फ़ोन का क्षेत्र देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र देख लीजिए, हर जगह ज़्यादा ज़्यादा जो चीज़ें हैं डिमांड की वो बाहर से होती है। तो ऐसे में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेस करना है तो मांग को बढ़ाना होगा। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया था, वो इसी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और दूसरी ओर जो हमारा निर्यात है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। अभी हालांकि टारगेट अभी अचीव किया गया, $412 बिलियन का निर्यात किया गया है गुड्स का स्पेशली। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनके द्वारा बताया गया है कि $750 बिलियन का इस बार मतलब ये रिकॉर्ड छू जाएगा। $750 बिलियन का निर्यात करेंगे। इसमें दोनों शामिल है, सर्विस भी है और कमोडिटी भी है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा आयात भी बहुत बड़ा है। अभी भी हमारा ट्रेड डिफिसिट चलता है स्पेशली वस्तुओं के आयात और निर्यात में। तो निर्यात को बढ़ावा देना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सरकार का टारगेट ये है कि 2030 तक हमारा जो निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन करना। और अभी हम लोग का कितना है, 750 बिलियन। और ये 2 ट्रिलियन में क्या है, तो 1 ट्रिलियन हम लोग गुड्स को निर्यात करेंगे और 1 ट्रिलियन सर्विस का निर्यात करेंगे। तो बहुत बार ये टारगेट रखा गया है और अगर अच्छा प्रयास होता है तो निश्चित रूप से ये टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इसके बाद एक और भी है बाधा, वैश्विक स्तर पर व्यापार सुगमता रैंक में सुधार होने के बावजूद अभी भी व्यवस्था में काफ़ी समस्या है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता, टैक्स का भुगतान, नया बिजनेस शुरू करना आदि राज्यों में व्यापार सुगमता के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है ये प्रॉब्लम ये क्लियरेंस को लेके है। सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो बात की जाती है उसी सेंस में है। हालांकि बहुत हद तक हम लोग व्यापार सुगमता के क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये अभी हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी बाधा बनी हुई, जो मैंने बताया तीनों। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ से सोचिए कितना अच्छा पॉइंट है ये। अगर आपको कहीं लिखा जाएगा कि हमारा जो उद्योग सेक्टर है वो काफ़ी प्रयास किया गया सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, लेकिन अभी वर्तमान चुनौती क्या है, तो आप आराम से इन बाधाओं को डाल सकते हैं। ठीक है, और ये सरकारी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कोई अदर रिपोर्ट है। ये नीति आयोग द्वारा ये बताया गया, तो अभी इसको आप नीति आयोग के द्वारा कोट भी कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना रोल है हमारे जीडीपी में। इसके पहले मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि टारगेट सरकार द्वारा क्या रखा गया, 2020 तक 25% तक बढ़ाने की टारगेट रखा गया था। लेकिन अभी देखिए क्या हाल है, अभी है कि 17-18 का डेटा है, 16% है, 16.6% है। यानी ये कंडीशन है बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये लगातार इतना ही के आसपास रह रहा है। देखिए 2011-12 में 16% था, फिर घटा 13-14 से लेके 15 तक में अब अप्रॉक्स 16 के राउंड रहा। सबसे अधिक 16-17 में रहा 16.8। तो यानी अभी 20% से नीचे है। और टारगेट क्या रखा गया है, इसको 25% करने का। चाइना कितना है, चाइना का यही सेक्टर 27% है। तो हम लोग जो टारगेट 25 रखे हैं वो अपने आप में चाइना से भी कम है, और वो भी अभी अचीव हो नहीं पाया है। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। इसके बाद अब तो बाधा हो गया ये, अब हम लोग देखते हैं आगे की राह, क्योंकि बाधा है तो हमें कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो आगे की राह में देखिए, वे फॉरवर्ड में आप हमेशा आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये पॉइंट, क्योंकि अब देखिए यूपीएससी हमेशा इस तरह क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है पिछले दशक में लगातार बढ़ा है। तो अब देखिए लगातार नहीं बढ़ा है। ठीक है,
यहाँ पर सेम था, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। यानी कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे हैं। कोई भी चीज़ एक दशक में लगातार नहीं होता है। इतना बड़ा चीज़ जीडीपी में किसी चीज़ का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कृषि हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर ये लिख दिया कि लगातार 10 साल से 5 साल से, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा कान खड़ा कर लीजिएगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आपको ट्रेंड पता चल रहा होगा कि कैसे हम यूपीएससी के जो स्पेशली प्रीलिम्स से क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करें। बाकी मेंस में आपको यहाँ पर फैक्ट अच्छा खासा मिल ही जा रहा है। अब देखते हैं आगे गिरा, तो आगे गिरा में पहला पॉइंट ये है कि मांग उत्पन्न करना, औद्योगिक अवसंरचना में सुधार करना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना। तो मांग उत्पन्न करने का सेंस है कि लोकल फॉर वोकल वाली बात आ जाती है कि हम लोग स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। औद्योगिक अवसंरचना में सुधार वही है कि औद्योगिक का जो आधारभूत संरचना है उस पर सुधार करें और सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देने से का प्रयास कर रही है। बट यही है कि पूरी तरह से अभी इसको लागू करने में काफ़ी चुनौतियाँ आ रही है। स्पेशली अब जैसे औद्योगिक अवसंरचना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर अभी भी ज़्यादा पैसेंजर का वहाँ पर ज़्यादा आवागमन होता है। माल ढुलाई का भी समस्या वहाँ देखा जाता है। हालांकि इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से अगर उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया तो ये काफ़ी औद्योगिक अवसंरचना में काफ़ी हेल्पफुल होगा और स्पेशली निर्यात को बढ़ावा दे बहुत ज़्यादा देगा ये। और मांग उत्पन्न करने में चुनौती वही आ जाती है आपके कि हम लोग का जो भी डिमांड है वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियों से भरा हुआ है। ये चुनौती वाली बात यहाँ पर आती है। इसके बाद दूसरा है कि उद्यमियों एवं निवेशकों को विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से बचाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करना। भाई जो इसके पहले जो यहाँ बात हो रही थी पादा में ये बात, तो इसी का यहाँ पर उपाय बताया गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया जाए। इसके बाद यहाँ पर है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लोकल ब्रांड एवं वितरण चैनल का विकास करना चाहिए। तो यही बात है कि मांग उत्पन्न करो, लोकल ब्रांड को बढ़ावा दें हम लोग, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कंपनी जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो ब्रांड होते हैं वो विदेशी होते हैं। ठीक है, आवश्यकता इस बात की है कि जो ज़रूरत चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोकल को बढ़ावा दें। और इसके लिए केवल ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ प्रयास करना होगा, केवल लोगों के द्वारा प्रयास करने से नहीं होगा, क्योंकि लोग वही चीज़ खरीदेंगे जो सस्ता अवेलेबल होगा उनको। तो सरकार के स्तर पर प्रयास करना होगा कि चीज़ें को सस्ता अवेलेबल कराया जाए, विकल्प ज़्यादा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मोबाइल फ़ोन हर कोई यही चाहता है कि हम अपने देश का मोबाइल फ़ोन खरीदें, लेकिन चाइनीज़ मोबाइल इतना सस्ता होता है, इतना फीचर के साथ, तो लोग 10 से 15 हज़ार में बहुत सारा फीचर मिल जाता है चाइनीज़ मोबाइल में, तो लोग अभी से वही खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट ये विकल्प अवेलेबल करा दे 10 हज़ार की रेंज में, अगर अच्छा मोबाइल दे दे, तो कोई भी चाइनीज़ मोबाइल खरीदना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर प्रयास दोनों स्तर पर करने की आवश्यकता है। सरकार के स्तर पर भी करने की आवश्यकता है, लोगों के अंदर भी भावना होनी चाहिए, चलो अगर 500 हज़ार रुपया इधर उधर भी हो रहा है तो हम अपने स्वदेशी को बढ़ावा दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक बढ़ावा देना। यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा प्रयास हुआ है सरकार के द्वारा। बहुत से सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है, 49 से बढ़ाकर 74% किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति 4.0 को अपनाने के लिए बड़े स्तर पर पहल करने की जरूरत है। स्पेशली जागरूकता की बात यहाँ पे की जा रही है, और ये सिर्फ पहल करने से नहीं होगा, जो भी नया टेक्नोलॉजी है उस पर इनोवेशन करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है उनको अपनाने के लिए सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता है, प्लस इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। तब जाके ये जो चीज़ें हैं औद्योगिक क्रांति 4.0 की जो भी नया नया तकनीक है वो छोटे उद्योग पर लागू होगी, नहीं तो ये जो चीज़ें हैं बड़े उद्योग तक सीमित होकर रह जाएगी। इसका जो नेक्स्ट है इंजीनियरों की रोजगार क्षमता के संदर्भ में इंजीनियरिंग शिक्षा तथा इससे जुड़े मानकों को लेकर समीक्षा किए जाने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पाया जाता है। नवाचार के पहले वीडियो में बताया था कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे क्षेत्र में जो नवाचार की वो यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नया नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, अभी तो वो डेवलपमेंट के फेज में है, फिर भी आने वाले साल में तो डेवलपमेंट कर ही लेगा वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर स्पेस हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हमारे नए नए पाठ्यक्रम में जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे आईआईटी वगैरह में तो ये सब चीज़ें लागू हो रही है, पर जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर अभी लागू नहीं हो पा रही है। वहाँ पर अगर लागू होना शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो भी इंजीनियर निकलेगा वहाँ से उनको रोज़गार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और ये बात नहीं है केवल देश में उनको रोज़गार मिलेगा, विदेशों में डिमांड उनकी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज हर जगह हो रहा है। इंडिया ह्यूमन रिसोर्स प्लस देश है। अगर यहाँ पर यहाँ लोगों को स्किल कर दिया जाए तो भारत का जो युवा है वो दूसरे देश में जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो रोज़गार को लेकर कभी समस्या नहीं हुई अगर इन सब चीज़ों को लागू अच्छे से किया जाता है तो। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय ऑडिट स्कीम की थर्ड पार्टी प्रमाणन
प्रणाली को अन्य राज्यों के द्वारा बनाना चाहिए, यानी कि ये गुजरात द्वारा बेहतर काम किया गया है। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा गुजरात मॉडल जो भी है, बता दीजिएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है, और उसको दूसरे राज्य के द्वारा भी अपनाया जाने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए गुजरात में बहुत सारा नया नया चीज़ हो रहा है, जैसे कि वहाँ गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ पर कैंपस में फॉरेन एजुकेशनल कैंपस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ अच्छे प्रयास हो रही है, और दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए इससे, जहाँ पर जो अच्छा हो रहा है वहाँ सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यही वजह है गुजरात जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतर किया है अन्य राज्यों की तुलना में। तो इस तरह से ये सब चीज़ें डाल सकते हैं आगे के राह में। सारा पॉइंट नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, 2-4 पॉइंट भी याद रहेगा तो आराम डाल दीजिएगा। एक बार पढ़े रहिएगा, सुने रहिएगा, तो दिमाग में एट ए टाइम आपको मेंस में आंसर राइटिंग में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट भी मिल रहा होगा प्रीलिम्स को, तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स का फैक्ट प्रीलिम्स में यूज हो जाएगा और मेंस का फैक्ट मेंस में यूज होगा, और फैक्ट के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस की भी जरूरत हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर था ये उद्योग, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं दूसरा चैप्टर में। मैं अभी एक दिन में एक लेक्चर में दो मैं टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो मैं क्या कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज करा लेता हूँ पहले इसको मैं। तो ये है अवसंरचना। तो अवसंरचना का देखिए उद्देश्य क्या है, सबका फॉर्मेट फिक्स है। उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, बाधाएं क्या क्या है और आगे की राह क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। अवसंरचना ये स्पेशली ऊर्जा की बात कर रहा है अवसंरचना में। तो उद्देश्य क्या है, तो वहनीय। वहनीय मतलब सस्ता अवेलेबल हो। समानीय, समानीय मतलब सबके लिए अवेलेबल हो, गरीब से गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। विश्वसनीय, विश्वसनीय से कैसा ऊर्जा ना हो कि कोई खतरनाक टाइप से हो, जैसे कि परमाणु ऊर्जा के बारे में बोला जाता है तो काफ़ी सेफ है, बट इसमें भी काफ़ी चुनौतियाँ आ जाती है। चेरनोबिल घटना हुआ था, तो ऐसा ना हो कि उस लोग उसको ट्रस्ट ही ना करें। तो विश्वसनीय भी हो। आधुनिक, आधुनिक मतलब नया नया टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको हो जाएगा कि हाइड्रोजन सेल हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद उसमें भी जो सोलर प्लांट से जो एनर्जी है वो सब सारा, तो ये आधुनिक कैसे से जो नए नए ऊर्जा के जो नए नए स्रोत है उसको कैसे लागू किया जाए। इसके बाद 24/7 उपलब्धता, यानी कि हमेशा बिजली अवेलेबल हो, हमेशा ऊर्जा अवेलेबल हो। तो इसको तो टारगेट अचीव कर लिया गया है, 2019 तक में कर लिया गया था। इसके बाद 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है। इस साथ 400 गीगावाट या 500 गीगावाट किया गया है। और क्रूड ऑयल की आयात को कम करना, ये सबसे बड़ा समस्या बना है इंडिया में ऊर्जा की आवश्यकता का। क्रूड ऑयल, हम लोग जितना डिमांड इंडिया में है उसका 85% हम लोग बाहर से आयात करते हैं। तो एक तो हम लोग आयात करने से हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना ही पड़ता है, प्लस विदेशी जो हमारा जो फॉरेन करेंसी है वह भी बड़े स्तर पर भारत से बाहर चला जाता है। हम लोग जो इतना ट्रेड सर्विस इतना हम लोग जो निर्यात करते हैं, सर्विस जो हम लोग सरप्लस रहता है वो सारा पैसा चला जाता है हम लोग क्रूड ऑयल के आयात में। तो अगर इसको 10% में कम किया जाता है, और लगभग $120 बिलियन का क्रूड ऑयल पिछले अनुमान है किस साल तक आयात किया जाएगा। अगर इसका 10% बचाते हैं हम लोग, यानी $12 बिलियन हम लोग बचा लेंगे। ठीक है, और कैसे कम करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा। टारगेट भी रखा गया है 20% का 2025 तक। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा हम लोग चाहेंगे तो क्रूड ऑयल का आयात तो कम कर सकते हैं। और सोचिए कि जो पैसा $12 बिलियन है कहाँ जाएगा, ये हमारे किसानों को पास जाएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो एक चीज़ से दो काम होगा, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो भी बढ़ेगा, और दूसरा हमारे जो किसान हैं उनकी इनकम डबल होगी। उनका जो भी प्रोडक्शन है उसको एक नया मार्केट मिल जाएगा, और ये तो ऐसा मार्केट है कि पूरा इंडिया पे लागू होगा ये। तो ये सबसे बेहतर है। इसके बाद हम लोग आते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे अधिक अभी भी हम लोग कोयला से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, फिर तेल, बायोमास 49.6% कोयला है, 28% तेल है, बायोमास 11.6%, गैस 7.3%, नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा 1.2%। तो ये सारा अभी वर्तमान स्थिति है, देख लीजिएगा। अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके ऊर्जा का जो स्रोत हो वो स्वच्छ तरीके से उत्पादन करें। इसमें मेनली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो नवीकरणीय स्रोत है उस पर हम अधिक से अधिक बढ़ावा दें। ठीक है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा भी आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस द्वारा जो हाइड्रोजन जो एनर्जी निकलता है उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। और हाइड्रोजन नीति लाई भी गई है सरकार के द्वारा, अभी हालांकि पूरी तरीके से लागू नहीं हुई, अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आने वाले 5-6 साल में उस पर बेहतर काम किया जाएगा। इसका ये जो फैक्ट है कि तीसरा विश्व ऊर्जा उपभोक्ता, यानी कि इंडिया विश्व में तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। शायद नंबर 1 पर चाइना है, दूसरे पे यूएस है, तीसरे पे इंडिया है। उसके बाद गंभीर पेट्रोलियम आयात निर्यात, ये मैंने बताया था आपको, $120 बिलियन का हम लोग लगभग आयात कर देते हैं क्रूड ऑयल का। कोयला वाणिज्यिक खनन अनुमति दी गई 18 में। इसके बाद भारतीय ऊर्जा दक्षता दर 15-16
में वृद्धि 22 पॉइंट, यानी कि हमारा जो ऊर्जा दक्षता दर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये अच्छा खबर है, ये अच्छा पहल है ये, ठीक है। अब ये तो वर्तमान स्थिति होगी। अब बाधाएं क्या क्या है? तो सबसे जो बड़ी बाधा है सब्सिडी टैक्स की है, क्योंकि जो हमारा जो ऊर्जा मार्केट है वो काफ़ी विकसित हो जाएगा, स्पेशली जब रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है अभी। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी हद तक सप्लाई चेन में काफ़ी समस्या आई है, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग ज़्यादातर आयात रूस से कर रहे हैं पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का, और इसको लेकर भारत को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा है विदेशी पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा। पश्चिमी राष्ट्रों का ये आरोप है कि भारत ऐसे देश से तेल आयात कर रहा है जो कि युद्ध में संलग्न है। लेकिन भारत की भी अपनी मजबूरी है, और भारत अपने विदेश नीति को अपने अकॉर्डिंग संचालित करता है, जहाँ उसे सस्ता मिलेगा वही काम करेगा। तो इसीलिए भारत वहाँ से भी क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो भी हम लोग रूस से बहुत बड़े स्तर पर आयात करते हैं। तो ये बड़ी चुनौती बनती है। एक तो फॉरेन हम लोग का जो करेंसी वो बाहर जाता है, और दूसरा हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके लिए आवश्यकता यही चीज़ क्या है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके क्लीन एनर्जी पर फोकस करें। इसके अलावा जीएसटी नहीं लगती है आपको ऊर्जा पे। इसके अलावा ऊर्जा कार्यरत अक्षम प्लांट, दक्ष ऊर्जा प्लांट, यानी कि जो प्लांट है वो उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करते हैं, या कहीं कहीं बहुत मतलब चुनौतियाँ देखी जाती है क्षेत्र में। इसके बाद विनियमन व शुल्क लागू क्षमता, विनियमन रेगुलेशन के स्तर पर भी समस्या देखी जाती है। कृषि अनमिटाई ऊर्जा सप्लाई, गुप्त मांग, जर्जर तरलता में कमी, सुधार नहीं। इसके अलावा क्रूड पाइपलाइन नेटवर्क की जरूरत में कमी। पाइपलाइन नेटवर्क इससे कि ऐसा हम लोग नेटवर्क तैयार कर लें ऊर्जा का, जो कि हर घर, जैसे कि हम लोग अभी एलपीजी के द्वारा गैस मंगवाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पाइप है वो हर घर तक पहुंच जाए, और एक जगह से सब जगह तक कैसे भी नल का पानी आता है हर जगह, मतलब हर घर में, वैसे ही ऊर्जा भी आ सकता है। और ये यूरोप में अच्छे तरीके से लागू होता है। यूरोप में जो घरों को गर्म किया जाता है इसी तरीके से गर्म किया जाता है। तो इंडिया भी इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा हो जाएगा कि बाजार गैस दाम कम, उत्पादन कम, कोयला खनन भूमि प्रतिस्पर्धा, ओपन कास्ट खनन। मान ली ये है कि प्रतिस्पर्धा को लेकर बोला गया और खनन को लेकर बोला गया। खनन से बहुत सारी पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी आती है। तब उसका तो बस एक ही उपाय है, वो तो पर कोयला का जब खनन होगा तो पर्यावरण चुनौती तो आएगी ही आएगी, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो उपाय बस वही है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्लीन एनर्जी को ट्रांसफर कर अपने आप करें। नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन, लोक स्थिरता और संतुलन, बाकी सब कॉमन कौन पॉइंट है, सीमित तकनीकी दक्षता, सप्लाई चेन के मुद्दे। तो इसमें से 4-5 पॉइंट भी याद रहेगा तो आप आराम से बाधा के रूप में लिख सकते हैं। बाकी खुद आपका कॉमन सेंस भी काम करा होगा कि क्या क्या बाधा है, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा दक्षता, तो वही सेम चीज़ रिपीट किया गया, किस तरह की ऊर्जा हो। ऊर्जा दक्षता में क्या क्या आएगा, तो संपूर्ण ऊर्जा हो, शक्ति हो, क्रूड हो, कोयला हो, स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर उपयोगिता, ये सारा दक्षता का मानक कह सकते हैं आप। इसके अलावा आगे की राह, मतलब इसको आगे कैसे बढ़ाएं हम लोग। तो संभावनाएं में सबसे जो पहला पॉइंट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु जीडीटी लागू किया जाए। यानी कि आप देखे होगा कि जो कंपनी बेहतर कर रही है ऊर्जा में उनको सब्सिडी दिया जाए, और उनको कुछ रिटर्न भी दिया जाए, इंसेंटिव प्रदान किया जाए। इसके अलावा सभी सभी ऊर्जा स्वरूप हेतु समान कर, जितने भी ऊर्जा हैं, चाहे वो आप कोयला से प्राप्त कर रहे हो या फिर गैस हो या फिर सौर ऊर्जा हो, सब पे एक समान कर लागू होना चाहिए। अंतिम उपभोक्ता हेतु क्रियात्मक सब्सिडी, जो अंतिम रूप से जो उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता मतलब छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे गांव तक जो उपयोग करता है उन तक ये पहुंच हो जाए। स्मार्ट ग्रिड, सुपर स्मार्ट मीटर, इस पर काम भी चल रहा है। इवन जो रूफ टॉप जो सोलर लगाया जा रहा है वहाँ पर भी स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है। बाजार क्षमता और बाजार ग्राह्यता निर्माण, संयुक्त प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान डीबीटी द्वारा, ये सब ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाने के लिए प्रयास करने की बात की गई है। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष उपकरण उपयोग प्रोत्साहन, यानी जो ऐसे उपकरण जो ऊर्जा दक्ष हो, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। आज से 10 साल पहले हम लोग घर में बल्ब जलता था, लाल वाला बल्ब देखिएगा, वो हल्का गर्म गर्म भी होता था और लाल उसका कलर होता था लाल, ठीक है, और वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करता था वो। लेकिन आज लगभग सभी घर में, आपके घर में भी एलईडी बल्ब होगा, या ट्यूबलाइट होगा, या नहीं तो एलईडी बल्ब होगा, जो हार्डली 9 से 12 वाट के बीच में होगा। तो सोचिए कि इससे कितना ऊर्जा का बचत हो रहा है। वो 75 वाट 100 वाट का होता था बल्ब, वो रेड वाला। तो इसी तरह के जो ऊर्जा दक्षता वाला उपकरण है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ऐसे रेफ्रिजरेटर का यूज करें जो कम ऊर्जा की खपत करें, या फिर ऐसे एसी का हम लोग यूज करें जो कम ऊर्जा खपत करें। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करने की बात की जाती है, और ये सारा चीज़ इनोवेशन से आने वाला है। इसके बाद है सीमा पर ऊर्जा बाजार विस्तार, टाइम ऑफ डे टैरिफ, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग उत्साहित हो सके। नेशनल गैस ग्रिड, पाइप नेचुरल गैस का उपयोग, यही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि पाइपलाइन के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाया जाए,
ताकि बार बार वो सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाए। ठीक है। इसके अलावा देशी क्षेत्र में उत्पादन का प्रोत्साहन, विभिन्न नीतियों द्वारा रणनीतिक भंडार का निर्माण और विस्तार, नए नए जो रिफाइनरी है उसको खोजे जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा कोयला खनन जमीन प्रदान करना, राज्यों को कोयला खनन के लिए जमीन प्रदान करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा मैकेनिज्म, मूल्य संगत पावर ग्रिड संतुलन, हाइब्रिड ऊर्जा तंत्र, सोलर प्लस बायोमास, यानी कि हम लोग ऐसा करें ऊर्जा तंत्र के बाद जो केवल एक पर डिपेंड ना हो। एक तरफ अब मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, उसका हम लोग छत के ऊपर लगा दिए सोलर प्लांट, वहाँ से ऊर्जा मिल रहा है। और छत के अगर घर के बगल में कोई गड्ढा है, वहाँ पर चाहें तो बायोमास का कष्ट वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। बायोमास के माध्यम से खाना बन सकता है, उस ऊर्जा का उपयोग खाना में किया जा सकता है, लाइटिंग में किया जा सकती है। जो सोलर ऊर्जा होगा उसका उपयोग किसी अन्य काम में किया जाता है, जैसे पंखा चलाना हो गया, टीवी चलाना हो गया, अगर एसी है तो एसी चलाना हो गया, इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों मिलकर जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकता है। छोटा सा भी घर है, अगर दोनों चीज़ को अगर अच्छे से लागू किया जाएगा तो एक तो बिजली बिल कम आएगी और ऊपर से स्वच्छ ऊर्जा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और सोचिए कि ऐसा प्रयास अगर प्रत्येक घर में हो तो सोचिए कि इंडिया जैसे बड़े आबादी में आबादी वाला देश में कितना ये ऊर्जा एफिशिएंट होगा। ठीक है। इसके बाद ऊर्जा सामर्थ्य दक्षता, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर 5 वर्ष में मापदंड स्थापित करें। मापदंड का सेवा क्या, समय के अकॉर्डिंग मापदंड ये बदलते रहता है। ठीक है। आज से कुछ साल पहले हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में देकर समझाने का प्रयास करूँ आपको। जैसे कि ओजोन अपक्षय के लिए हम लोग सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हटाने की बात की, उसकी जगह HFC ला। लेकिन अब बात चल रही है कि उसको भी रिप्लेस करने की बात चल रही है, यानी कि समय के साथ हम लोग उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को लेकर बात है कि हर 5 साल में मापदंड प्रस्तुत हो। जैसे कि आज जो हम लोग आज रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल बाद उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, वो काम करना रहे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो देख लीजिए, BS1 से लेकर BS6 तक वाला पहुँच गया। ये कैसे हुआ? ये पहले कहीं ना कहीं BS3 होगा वो एक समय के लिए सबसे बेहतर ऊर्जा एफिशिएंट होगा, लेकिन आज BS6 से कल को हो सकता है BS7 आ जाए, BS8 आ जाए। इसी संदर्भ में बोला गया है कि हर 5 साल में मानक स्थापित हो। अब होता ही रहता है, WHO के द्वारा नहीं तो किसी और द्वारा स्थापित कर ही दिया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, राज्य अपने इमारतों में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के द्वितीय संस्करण को प्रभावी बनाएं। ये कुछ कोड है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोग बिल्डिंग बनाएं जो कम ऊर्जा खपत करे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाए ताकि उसमें AC लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिना AC का ही वो ठंडा रहे। जैसे केरल में इस तरह की बिल्डिंग के कुछ उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग बनाया गया है जहाँ पर बिना AC के भी आपको ठंडा लगेगा। ठीक है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये कोई नया बात है। आपको जब नालंदा विश्वविद्यालय जब बनाया गया था, या एशियड की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उसका जो निर्माण ऐसा किया गया था कि ठंड के मौसम अंदर का वातावरण क्लासरूम का नालंदा विश्वविद्यालय का गर्म रहता था और गर्म दिन में ठंडा रहता था। तो ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था उस समय। तो आज के दौर में हम इस तरह की बिल्डिंग को बना सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक इवॉल्व हो गई है। ठीक है। और जो लास्ट है, लोक परिवहन तंत्र के उपयोग का प्रोत्साहन, यानी कि मेट्रो हो गया, इसके बाद सार्वजनिक परिवहन हो गया, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि इतनी जनसंख्या, प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी गाड़ी का उपयोग करेंगे छोटे छोटे कामों के लिए, तो इससे काफ़ी हद तक CO2 का उत्सर्जन होगा। ठीक है। तो स्पेशली इस पर अच्छा प्रयास भी हो रहा है, जैसे कि बहुत से शहरों में मेट्रो परियोजना लागू हो चुकी है। इसके साथ साथ सार्वजनिक परिवहन पर भी सरकार जोर दे रही है। तो ये अच्छा प्रयास है। इसके साथ लोगों को भी इस क्षेत्र में अवेयर करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊर्जा, चैप्टर ऊर्जा, इसमें हमने सारे डायमेंशन कवर किया। उद्देश्य क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और आगे की राह क्या है और बाधाएं क्या क्या है। इसके अलावा हमने देखा उद्योग में हमने देखा यहाँ पे कि उद्देश्य क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, बाधा क्या है और आगे की राह क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस में। इसके साथ साथ मेंस में भी आपको बहुत सारे यहाँ पर डेटा मिले होंगे जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल करेगा, चाहे UPSC का मेंस हो या अगर आप स्टेट PCS का मेंस देने वाला है, चाहे UP हो या बिहार हो, दोनों में हेल्प होने वाला है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।